हेलो स्टूडेंट्स। हम हैं आपके दोस्त हरीश और आपके अपने जेडसीएस क्लासेस 24 में स्वागत है। बच्चों, आपका 16 फरवरी 2023 को जो आपका पहला पेपर हुआ है कक्षा 10 वालों का, जिसका क्लास 10th का जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रश्न पत्र को मिला लीजिएगा। ये आपका सेट नंबर है 801 डी करके। जिन बच्चों का ये डी करके होगा सिर्फ वही बच्चे मिलाएंगे। पेपर आपका हिंदी है। आपका संपूर्ण मार्क्स था, जो टोटल मार्क्स था वो 70 नंबर का, और समय आपको दिए गए थे 3 घंटे 15 मिनट। आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ निर्देश दिए रहते हैं। उस निर्देश का आप सावधानी पूर्वक बिल्कुल अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो क्या है आपके निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरी बात कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटे हुए हैं। एक आपका खंड अ है और ब है। अ वाले खंड में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे और आपके खंड ब में विस्तृत रूप से जो लिखना है उसके बारे में प्रश्नोत्तर दिया रहेगा। ठीक है। आपका तीसरा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पहले बताया मैंने आपको, और दूसरे में आपका विस्तृत वाला, जिसे आपको नीले या काले बाल पॉइंट पेन से उन विकल्पों के गोले को संपूर्ण रूप से फिल करना, भरना है। और खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, उसके सम्मुख आपको उसके सामने नंबर दिया होगा कि कितने नंबर का ये प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी निर्धारित किए गए हैं कि आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न है तो उसके आपको 6 नंबर या फिर 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। तो हम आते हैं खंड अ पर। पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपके सबसे पहला आपका प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच आपके किस विधा की रचना है। तो आपने जो आंसर दिया होगा आपको मिलाते चलिएगा, अपने प्रश्न पत्र को लेकर बैठिए। तो झूठा सच किस विधा की रचना है, तो ये आपका है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। तो आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है, जिसको यशपाल ने लिखा है। जिसको यशपाल ने लिखा है, एक कथाकार हैं जो कि 1958 में इस उपन्यास को इन्होंने लिखा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है अनंत आकाश के रचनाकार कौन हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही आंसर है जयप्रकाश भारती। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका पहला प्रश्न है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। बिल्कुल गलत है। दूसरा है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है आपका गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है कि गेहूं और गुलाब के जो निबंध है उसके लेखक आपके रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चौथा आपका है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो नहीं, इनके जो लेखक हैं बच्चों वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं। और आपका जो पहला है कि गुनाहों के देवता, वो मुंशी प्रेमचंद्र नहीं बल्कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हैं। और आपका दूसरा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो इन्हें नहीं माना जाता। ये आप भारतेंदु युग के हैं, तो इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका सही आंसर है सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी
हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही आंसर है मथुरानाथ शुक्ल। कौन? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सारंगधर रचनाकार हैं किसके? सारंगधर ने किसकी रचना की थी? तो आपका सही आंसर है हमीर रासो। हमीर रासो, जिसे महेश कवि ने लिखा था। महेश कवि। ठीक है बच्चों, आपका छठा क्वेश्चन है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थी? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थी? तो छायावाद में उस समय में अधिकतर श्रृंगार पर कविताएं लिखी जाती थी। प्रेम वेदना का जो है कि उच्चारण और लेखन किया जाता था। तो आपका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के आपके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साकेत युग किसकी रचना है? साकेत युग किसकी रचना है? आपका सही आंसर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी है, जीवनी है, रेखाचित्र है, एकांकी है या आत्मकथा? तो आपका सही आंसर क्या है? आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कि बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक काल नहीं, भक्ति काल के नहीं, रीतिकाल। ये सही आंसर आपका बी है कि रीतिकाल के जो बिहारी जी हैं रीतिकाल के युग के कवि हैं। रीतिकाल युग के कवि हैं, आदिकाल के नहीं हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु बाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपने पढ़ा होगा किताब में, तो ये इस पद को पढ़ करके हंसी आती है। जब हंसी आती है तो इसका मतलब क्या है? कौन सा रस इसमें व्याप्त होगा? हास्य रस। वीर रस नहीं है, आपका करुण रस भी नहीं होगा, आपका शांत रस भी नहीं होगा। ठीक है, तो 11वें का आपका आंसर कौन सा सही है? डी, हास्य रस। आते हैं हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है कि एक तरह से ये तुलना कर रहा है कि जिस प्रकार से माला बिखर जाती है टूटने के बाद, उसी प्रकार से हर किसी की तुलना, अगर किसी उपमा की तुलना उपमेय से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है उपमा अलंकार। रूपक नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कि रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? तो इसका सही आंसर है सममात्रिक। इसका सही आंसर है सममात्रिक छंद है ये। क्योंकि देखो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसके प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 11-11 मात्राएं जो विषम होते हैं, जो विषम चरण होते हैं। और दूसरे में आपके 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती थी दूसरी लाइन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन जो शब्द है उसमें उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो नी नहीं है, गलत है। सी आपका नी भी गलत है, नीर भी गलत है,
तो आपका क्या सही है, बचा आपका डी। डी आंसर आपका 14 के लिए बिल्कुल सही है, निर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 है, धनुष का पर्यायवाची, धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप धनुष का पर्यायवाची आपका कोदंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है, कोदंड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई, भला धन ई नो। तो आपका सही आंसर है बिल्कुल ए, 16 का ए आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि षड दर्शन में कौन सा समास है? षड दर्शन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा आपको हुआ होगा कि जिसमें कि बहुब्रीहि में भी संख्यावाचक होता है, द्विगु में भी संख्यावाचक होता है। हम यहाँ आपको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, आपको केवल आपका सॉल्यूशन बता रहे हैं आप, जिससे आप क्वेश्चन पेपर को अपने मिला पाएँ और आप एक आंकड़ा लगा पाएँ कि कितने नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें षडदर्शन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि बहुब्रीहि जो है, बहुब्रीहि में भी आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कि मतिभ्य, मतिभिः शब्द का विभक्ति एवं वचन, मतिभिः का आपको बताना है इस कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसका सही आंसर आपका है सी, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति और बहुवचन है ये बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 कि हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद आपका हरिधन अत्र हो जाएगा, हरिधन अत्र आपका 19 का। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? पठिष्यत धातु का पुरुष एवं एक वचन, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन बताना है आपको कि कौन सी धातु है और वचन क्या है। तो इसका सही आंसर ये है कि मध्यम पुरुष बहुवचन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही है बी, मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आपका आ गया खंड ब, यहाँ पर आ गया खंड ब। खंड ब ये आपका जो देखो यहाँ नंबर दिया है ना कि कितने नंबर का है, आपको ये 6 नंबर का है। इसको जरूर करिए बच्चों, जो आपके विस्तृत वर्णनात्मक प्रश्न है उनको आप कतई मत छोड़िएगा। ठीक है, तो रटी रटाई चीज़ें नहीं लिखने में आती, जो चीज़ें आप पढ़े हो उनको आप सोच करके विचार करके बस उसको एक नए शब्द के रूप में पिरोना अपनी भाषा में आप लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखिए। ठीक है, चल देखते हैं हम लोग 21 नंबर। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ये पढ़ना है। उसके बाद नीचे आपका प्रश्न होगा, उस प्रश्न के इसके अनुसार आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य के और गुप्त सम्राटों के कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही है। इसका आपको क्या बताना था? संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको संदर्भ लिखना था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के काशी के उत्तर, ये आपका इसमें काशी के उत्तर, काशी के उत्तर नामक पाठ से उद्गृत है, लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद प्रसंग आपको देना था कि इस अर्थ के अनुसार आप जैसे ही अर्थ निकालोगे वैसे ही आपका एक संक्षिप्त रूप से आपका प्रसंग होगा। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? कि जयशंकर प्रसाद ने।
किसको, सॉरी ये आपका, ये पाठ का नाम नहीं बच्चों, पाठ का नाम आपका है ममता, पाठ का नाम है ममता। ममता नामक पाठ से उद्गृत है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये आपका पहले का उत्तर हो गया। आप उस गद्यांश का संदर्भ दे दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब रेखांकित अंश का व्याख्या करना है आपको। अब आप व्याख्या लिखेंगे या फिर वहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुवाद, तो उसके अंतर्गत आप उसको लिखेंगे। फिर क्या है, धर्मचक्र कहाँ स्थित है, तो धर्मचक्र कहाँ स्थित है, आपके इसमें दिखाया गया है। कहाँ पे, उत्तरकाशी में। कहाँ पे, उत्तरकाशी में धर्मचक्र आपका स्थित है। कहाँ, उत्तरकाशी में। ठीक है, ये तीनों के उत्तर हो गए। अब इसमें से आपको एक, आपको ये दिया था कि उत्तरकाशी, कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य, ये दिया था आपको क, और फिर उसके बाद अथवा करके आपको दोनों में से एक कोई करना था। क वाला करिए या फिर ख वाला आप करिए, दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, ख वाले में क्या था कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है, जैसे छवि छलक पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग 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 में खड़ी है। ठीक, इसका आपको अर्थ लिखना था, और अर्थ लिख करके, सॉरी उसके पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको। यहाँ आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में जैसा कि मैंने बताया आपको, इसका संदर्भ क्या है कि इसको आप, जी ये आपकी, जी तो डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय ने, कौन, इसके लेखक हैं डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, उसका अर्थ लिखना था। और तीसरा आपका है, थर्ड है, उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का वर्णन या चित्रण किया गया है। तो इसका आंसर क्या था कि ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। कौन से, अजंता नामक पाठ से उद्गृत है, जिसके रचयिता भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, ये आप हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसको पढ़ना है कि धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सिंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाचत पीरी का छोटी। इसका अर्थ लिखना था आपको, इसका अर्थ लिख, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, फिर इसका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपके रसखान का जो सवैया है, आपने पढ़ा होगा कि रसखान का जो सवैया है उससे ये लिया गया है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक रस सवैये, हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान हैं, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है, किससे लिया गया है, सवैया से, सवैया से। ठीक है, और रेखांकित अंश का व्याख्या करना था। और इस रेखांकित जो रेखा किया गया है नीचे, ये बहुत कठिन नहीं है बच्चों। ये कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जी, जो रसखान जी हैं, वो कृष्ण के लीला का वर्णन कर रहे हैं। वो खेलते, लूटते पोटते, धूल मिट्टी लगाए हुए चले आते हैं, आंगन में खेल रहे हैं। उनकी जो पाँव में जो उन्होंने पैजनी यानी पायल पहना हुआ है, वो उसमें झुंझुनाहट की आवाज़ आ रही है। इस तरह से आपको उसका अर्थ लिखना था।
या फिर ये करते या फिर ख वाला, मतलब कि दो दिए हैं क या ख। ख वाले में क्या है कि नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। आप क वाला करते या ख वाला करते, दोनों में से एक ही करना था। तो आपको जो आपका ये लाइन थी पद, इस पद में कह रहे हैं कि इसमें सभी तीर्थों का समावेशन है। आपका जो ये लाइन है कि सभी तीर्थों का एक तीर्थ है, कि मतलब कि सभी तीर्थों का समावेश है। इसका दर्शन करके अपने हृदय को पवित्र बना लें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें, कि यह एक ऐसा पवित्र उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, बल्कि यहाँ सब अपने मित्र हैं, सबको हम यहाँ अपना मित्र बना ले, ये इसका अर्थ था। और इसका जो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ होगा, कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी भारत माता का मंदिर, यह क्या कि भारत माता का मंदिर यहाँ नामक पाठ से उद्गृत है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब रेखांकित अंश का व्याख्या मैंने बता दिया। अब आपका है भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है, तो आप किस प्रकार का तीर्थ है कि सब तीर्थों का एक तीर्थ है। कौन? भारत सब तीर्थों का, इसका आंसर हो जाएगा सब तीर्थों का तीर्थ है। तीर्थों का तीर्थ कौन है? भारत। ठीक, ये बातें हो गई। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कि 23 आपका आ गया ये संस्कृत। आपका संस्कृत में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था आपको। तो इसका जो बच्चों की संदर्भ है, आपको संदर्भ हम बता दे रहे हैं, इसकी व्याख्या नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश जो हमारा संदर्भ होगा, संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, क्या कि संस्कृत, आप ये जरूर लिखिएगा, संस्कृत खंड प्रबुद्धो ग्रामीण से उद्गृत है। ये किससे? ये प्रबुद्धो ग्रामीण, ये आपके पाठ का नाम है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्गृत है। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति के चतुरता का वर्णन बड़े मनोरंजन से किया गया है। ये पूरे जो आपका ये पैराग्राफ है, जो आपका ये गद्यांश है, गद्यांश का पैराग्राफ, इसमें आपका क्या किसका वर्णन किया गया कि एक ग्रामीण व्यक्ति है जो अपनी चतुरता बड़े साफ से करता है, और उसी के मनोरंजन का वर्णन किया गया है इस पाठ में। और आपका दूसरा था क वाला हो गया। आपका ख वाला है कि भारतीय संस्कृति हेतु सर्वेशाम मतावलंबिनाम संगम स्थली। इसका क्या था? ये आपके जो है कि आप क वाला करते या खा वाला करते, प्रसंग में आप इसको लिखते कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
जो भारत की संस्कृति है, कल्चर है, उस पर, उसके स्वरूप पर और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 24 की तरफ। क्या दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। तो इसको आपको, ये आपका जो संस्कृत का पहला पाठ है, जो आपका प्रथम पाठ है, उससे लिया गया है। प्रथम पाठ का क्या नाम है कि आपका वाराणसी, क्या, वाराणसी, वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक है, और आपका ख वाला है कि माता गुरुतरा भूमे खाते पितोच्चर स्थिता मन शीघ्रतम वातात चिंताम बहुतरी तृणान। तो इसमें क्या था कि इसको भी आपको संदर्भ से व्याख्या करना था, जो कि आपके ये किससे लिया गया है, संस्कृत के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी, जीवन की सूत्र, जीवन के सूत्र हैं, तो जीवन सूत्राणी नामक पाठ से ये लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ये आपका 3 नंबर का था, 3 नंबर का था। तो जो आपके विद्यालय में चलता होगा, जैसे हम लोगों में मुक्ति दूत नहीं चलता है, ठीक है, ज्योति जवाहर भी नहीं चलता है, आपका मेवाड़ मुकुट भी नहीं चलता है, अग्र पूजा भी नहीं पढ़ाया जाता, जय सुभाष भी नहीं चलता, मातृभूमि, आपकी ये मातृभूमि भी नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, हमारे जो जौनपुर के हैं, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में, ये कर्णखंड काव्य चलता है। ठीक है, तो कर्णखंड काव्य से आपको इसमें से लिखना था किसके बारे में कि कर्णखंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी, जो आपका कर्णखंड काव्य है उसमें एक प्रमुख चरित्र है कुंती का, उनका चरित्र चित्रण आपको लिखना था। उनके चरित्र चित्रण में आप क्या लिखते हैं कि उनके चरित्र चित्रण का वर्णन करना था आपको कि उनका चरित्र कैसा था। ठीक है, तो क्या था कि महाभारत का युद्ध होने तक जो है कि केवल 5 दिन शेष रह गए थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो केवल 5 दिन शेष थे। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। उन्हें तो सबसे बड़ा दुख यही था कि भाई भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की यह बात सुनकर कर्ण की आंखें उनकी क्रोध से लाल हो जाती हैं। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूत पुत्र कहकर व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा प्रेम कहाँ चला गया था। आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने आई हो। कर्ण ने कुंती से कहा, क्यों तुमने उस दिन न कहा, सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूतपुत्र, वह भी है राजकुमार। ऐसी चीज़ें, तो इसके बारे में कुंती का ये चरित्र वर्णन करना था, जिसमें आप हेडिंग डालते चरित्र वर्णन। ठीक है, और दूसरा था कि कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग, जो चौथा सर्ग था, चौथा सर्ग आपका क्या था कि श्री कृष्ण और कर्ण। चौथा सर्ग आपका था श्री कृष्ण और कर्ण।
ये चौथे सर्ग में दोनों का संवाद किया गया है, जिसमें कि पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कुछ पद कहते हैं। ठीक है, तो ये था इनका चतुर्थ सर्ग की कथा। आइए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है कि 26 में कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए, ठीक है, किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये 3 दिए गए हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनमें से केवल एक करना था आपको, जिसमें से आप लगभग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अच्छे से सुना होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर आप लिखते तो क्या लिखते कि इनका जन्म जो था 14 अक्टूबर 1884 में 1884 में कहाँ पे? यूपी बस्ती में हुआ था। बस्ती जिला, बस्ती बलिया गोरखपुर बस्ती जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? चंद्रबली शुक्ल था इनके पिता का नाम। और इनकी मृत्यु जो हुई थी बच्चों, इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुआ था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं भागवत के पास, भागवत शरण उपाध्याय के पास कि भागवत शरण उपाध्याय, इनकी जो है कि इनका जन्म 1910 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1910 में इनका जन्म होता है। और ये उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश बलिया ज़िले के रहने वाले थे। और इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। एमए की पढ़ाई की और इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 में 12 अगस्त 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि इन्हें तो भाई कौन नहीं जानता, तो इन्हें कहा जाता है देश रत्न। देश रत्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में 1884 में इनका जन्म बिहार के छपरा में हुआ था। बिहार के छपरा में हुआ था। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनकी पत्रिका का नाम है देश पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। और इन्होंने किताबें भी लिखी। इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे डिवाइडेड इंडिया इन्होंने लिखा। डिवाइडेड इंडिया ये किताब लिखा था इन्होंने। फिर इसके अलावा इन्होंने लिखा था सत्याग्रह एट चंपारण। सत्याग्रह एट चंपारण
चंपारण, ये इनकी किताब का नाम है, इन्होंने इनकी रचना की थी। और आपका इसमें से 2 प्रश्न थे 26 का, क और ख। आपको एक ही करना था, क वाला करते या ख वाला करते। तो दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, जो उनकी एक विशेष रचना है उसके बारे में लिखना था। तो बात करते हैं महाकवि सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जन्म 1478 में आगरा के रुनकता गांव में हुआ था। कहाँ पर? आगरा के रुनकता गांव में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। और इनकी रचना का नाम है सूरसागर, सूरसरावली, सूरसागर, सूरसागर, सूरसरावली, सूरसरावली, ये इनकी रचना का नाम है बच्चों। और भी लिखा है इन्होंने, साहित्य लहरी भी लिखा है, ठीक है, और हिमालय भी लिखा है, रश्मि, निहार, ये इनकी रचनाएं हैं। बात करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा जो थी ये भी अपने यूपी के थी, यूपी फर्रुखाबाद के। इनका जन्म 24 मार्च 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय थे, जो कि एक अध्यापक थे। इनके पिता गोविंद सहाय थे, जो एक अध्यापक थे। बात करते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। जो सुमित्रा नंदन पंत, तो इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड अल्मोड़ा में, उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था। इन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की थी। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चितंबरा है, युगवाणी है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ जो आपको याद हो एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना था आपको जो इस प्रश्न पत्र में आया ना हो, जिससे आप नकल ना करने पाएँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें आपको संस्कृत में उत्तर देना था कि 2 करना था आपको, कोई भी कर लो, ठीक है। तो क्या था? दारा सिकोहा वाराणसी आगत्य किम करोत, ठीक है। तो ये आपका था मुगल युवराज के बारे में कि जो मुगल युवराज है भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। क्या था इसका उत्तर? भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। तो क्यों आए थे दारा सिकोह? कि वो भारत के दर्शन और यहाँ के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने के लिए। और दूसरा आपका है गीताया का संदेशा, गीताया का संदेशा। तो ये आपके वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसको तो आपको याद करना ही होगा, है ना। तो ये किस पाठ से? वीर वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। आपका तीसरा है क्या न्यायाधीशस्य पीठे आसने का अतिष्ठत। तो ये आप में आपके जो सेनापति हैं उस पाठ में, सेनापति और पुरुराज और अलछेंद्र, इन तीनों का संवाद इसमें लिखा गया है। और आपका चौथा है कि मरिष्यतः मित्रम किम अस्ति, कि ये आपके जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणी पाठ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना था। इसमें से आपको एक निबंध लिखना था, वो चाहे आपका
जी जी जी। हाँ, इसमें आपका जैसे आपको है आतंकवाद, है ना, आतंकवाद के बारे में लिखना था, आतंकवाद से संबंधित आप लिख सकते थे। जैसे कि आतंकवाद जो था आपका पहला, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, तो इसकी समस्या और समाधान पर आपको हाँ थोड़ा बहुत आप लिखते हैं। क्या था कि जैसे कि परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद, अलगाववाद की आंधी आई हुई है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है तो इसी प्रकार घटनाएं जन्म लेती हैं। आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला जाते हैं। भारत में कुछ इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी रहता है। तो इस तरह से आपको आतंकवाद के बारे में लिखना था और उसके समाधान के बारे में आप कितना सोच सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, जो भी 8-10 लाइन था वो करना था आपको। ठीक है। और एक आपको बता दे रहे हैं कि जैसे बेरोजगारी प्रथा, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। अब इसकी समस्या क्या है बेरोजगारी की, कि बेरोजगारी का अर्थ होता है कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति आजीविका चलाने हेतु न्यूनतम मतलब कम से कम मजदूरी के दरों पर भी काम करने के लिए तैयार होता है, फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। अब इसकी प्रमुख समस्या क्या है कि भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है कि जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता बल्कि देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है बच्चों। ठीक है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं, कि इसके समाधान देखें तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करें, जो पॉपुलेशन है उस पर नियंत्रण करें। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करें, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो थोड़ा सा विस्तृत हो और कुछ टेक्निकल हो। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग लगाए जाएं, औद्योगिक विकास किए जाए, सहकारी खेती की जाए, सहायक उद्योगों का विकास किया जाए, राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य किए जाएं, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किए जाएं, रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए। तो इस प्रकार से क्या है, इसके समाधान हैं। ठीक है। और क्या कि आपका बचा छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन को भी आप लिख सकते हैं कि छात्र और अनुशासन क्या है। अनुशासन क्या है कि अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि इसके अभाव में प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं का विकास रुक जाता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र मंडल सब एक अनुशासन में बंधे हुए हैं। यदि ये अपने अनुशासन को तोड़ दें तो प्रलय हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें भी अपने अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। आपका बचा प्रदूषण की समस्या। अब प्रदूषण की समस्या में आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है और हमें उससे किस तरह से नुकसान हो सकता है। कि प्रदूषण आपके जैसे आपका हो गया वायु प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। तो ये सब है। और उसके समाधान आप क्या, तो उसके समाधान में जैसे जो सरकार ने जो प्रयास कर रही है उसमें उनका सहयोग करें। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था आप करवाई है, तो आप ज़रूर करवाइए गाड़ी चलाते हैं तो। नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना, वनों का अनियंत्रित कटाई को रोकना, है ना, ये सब क्या है, हमारे प्रदूषण को रोकने के हम कम से कम पौधे तो लगा ही सकते हैं। तो वो भी एक बढ़िया जरिया है कि प्रदूषण को रोका जाए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो ऑक्सीजन है उसमें कम मिले, हमें कम नुकसान करे। सो बच्चों, आपका ये पूरा पेपर हल हो गया और आशा करते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से मिला पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग
अगली क्लास में जैसे ही आपका पेपर होगा तो हम उसका सलूशन आपको करवा देंगे, और उस सलूशन के द्वारा आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है और हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।